हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का एपिसोड 4, जिसमें हम इसके आगे के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए ही बहुत ही यूज़फुल है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ ही अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले करने का आयोजन किया। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, ये हमें बताना है। विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, ये तो अपोजिट ही है, तो ये तो होगा ही नहीं। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग सुनिश्चित करना और जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो उन्होंने उनसे रोल प्ले कराया है, तो मीन्स ये आएगा अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है कि जो ईवीएस है उसमें साइंस और एसएसटी दोनों को जोड़ा गया है। ऐसा करने का क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थी को पर्यावरण की साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, ये तो गलत ही हो जाएगा। विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, ये भी गलत है। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? संबंधित मामला या समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, विशिष्ट भाषण आयोजित करना, क्विज प्रतियोगिता या प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना, या समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो जो इसमें सही होगा वो होगा समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ऑप्शन डी। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी भी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। तो ये दिया गया है लिंग हू फैन सांप का नाम। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो ये छात्र हो सकता है हांगकांग का, ऑप्शन बी। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ना कि 8 पर। तो सेकंड हो जाएगा हमारा रॉन्ग। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी ठीक है। तो इसमें होंगे हमारे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये वाला ठीक है, ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जिन पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिन पर बाल नहीं होते हैं तो वही अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये अपोजिट हो जाएगा इसका, रॉन्ग। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए और बी केवल, तो डी वाला। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है, तो ये गलत दिया गया है इसमें समय। लीची के फूल मधुमक्खियों को ज़्यादा लुभाते हैं, ये ठीक है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी ठीक है। तो हमारे आंसर होंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 158। किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में लिखा है। यहाँ पर डेट दी गई है कि ये 10 फरवरी 2014 से चली है। अहमदाबाद स्टेशन का नेम है, पहुँचने का समय सुबह 11:30
और स्टेशन पर छोड़ने का टाइम है 11:50 और गांधीधाम से दूरी है किलोमीटर में 801 किलोमीटर। नेक्स्ट नागरकोइल का दिया गया है 12 फरवरी और पहुंचने का टाइम है स्टेशन पर 4:45 और स्टेशन छोड़ने का टाइम ये हो जाएगा 12 बजे और गांधीधाम से दूरी है 2649 किलोमीटर। उपयुक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए। फर्स्ट हमें ऑप्शन देखना है, अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये 801 की जगह 301 आएगा, ये मिसप्रिंट है। तो इसके बाद हम दूरी निकाल लेते हैं, दोनों की गांधीधाम से दूरी दी गई है, तो जब इसको 2649 में से 301 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2348। मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। अब इसका टाइम देखते हैं। तो ये स्टेशन छोड़ने का यहाँ पर टाइम दिया गया है 11:50। अब 11:50 10 तारीख की 11:50 से लेकर हमें 4:45 12 तारीख की 4:45 तक का टाइम निकालना होगा। तो पहले 11:50 से 10 तारीख की है 11:50, उससे हम 11 तारीख की 11:50 तक जाएंगे तो मीन्स हमारे 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटे के बाद हमें 12 तारीख के लिए जो चलना है, तो पहले 11:50 से हम 12 बजा लेते हैं, तो इसका मतलब इसमें 10 मिनट हो जाएंगे। अब उसके बाद जब सुबह के 12 बजेंगे तो उसके लिए 12 घंटे हो गए, तो हमारे हो गए 36 घंटे 10 मिनट। अब 36 घंटे 10 मिनट के आगे हमें चलना है 4:45, तो 36 घंटे 10 मिनट में हम जोड़ लेंगे 4:45, तो कितना आ जाएगा हमारा 40 घंटे और 55 मिनट। तो हमारा इसका मतलब ऑप्शन बी भी ठीक है कि यहाँ पर 40 घंटे और 55 मिनट लगेगा और ऑप्शन ए भी ठीक है। अब सेकंड में 28 घंटे 55 मिनट दे रखा है, ये रॉन्ग है। और इसकी जो औसत चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब हमें अब ये दूरी दी गई है और टाइम दिया गया है तो हम इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि दूरी 2348 बटे यहाँ पर आ जाएगा 40 घंटे और 55 मिनट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आएगा, तो इसमें जो आंसर है वो केवल ए और बी ठीक होगा, ऑप्शन सी। 159 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो बायोडायवर्सिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है ये बताना है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश या सवाना बायोम। तो जो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा बायोम में, क्योंकि इन प्रदेशों में तापमान जो टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी आर्द्रता दोनों ही बहुत ज़्यादा होती हैं। और जैसे जैसे समशीतोष्ण की साइड चलते चले जाते हैं तो जो बायोडायवर्सिटी है वो कम होती चली जाती है। और बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड अगर हम देखें तो इंडिया का जो स्थान है एशिया में वो 4th है और अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 10th है। नेक्स्ट है, कथन ए और बी हमें दिए गए हैं। कथन ए है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती के रूपांतरण में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की तकनीक की प्रमुख भूमिका है, ये ठीक है। इसका कारण दिया गया है कि इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत भी सम्मिलित है, क्योंकि पारंपरिक खेतों का आधुनिक वैज्ञानिक खेती के रूपांतरण में सबसे अच्छा जो है वो हरित क्रांति की ही भूमिका रही थी, जिससे कि देश में कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कि ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का यूज किया? तो डीप इकोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले 1972 ईस्वी में नॉर्वे के एक्टिविस्ट और दार्शनिक अर्नीस नेस ने किया था, ऑप्शन डी। जैव ईंधन बायोफ्यूल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकीय अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और जैव ईंधन मक्के से भी बनता है। तो ये है, इसमें हमारा बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सी डी तीनों सही है, लेकिन जो ऑप्शन ए है जैव ईंधन पारिस्थितिकीय अनुकूल होता है ये हो जाएगा इसमें गलत। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइगर डे है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा होगा? तो इसमें है कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी हैं। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? फर्स्ट इसमें दिया गया है कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजनों के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें या विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वह अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें या विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो जो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि विद्यार्थियों से कहें कि वह अपने फैमिली से भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है केवल इसे छोड़कर। तो इसमें हमें वो चूज करने हैं जिनका यूज नहीं करते। मूर्त से अमूर्त का यूज करते हैं, सरल से कठिन, स्थानीय से यहाँ पर होगा स्थानीय से वैश्विक का भी। तो इसमें हमारे मूर्त से अमूर्त भी ठीक है, सरल से कठिन भी ठीक है, स्थानीय से वैश्विक भी ठीक है, लेकिन अमूर्त से मूर्त हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि मूर्त जो चीज़ें हमने देखी हुई हैं उससे अनदेखी चीज़ों की साइड चलना। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए केवल डी। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है पेट्रोल का मूल्य रुपये प्रति लीटर में और डीजल का मूल्य जून 2007 और दिसंबर 2014 में। अब उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5th के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। तो हम अगर पेट्रोल के रुपीस देखें तो डीजल से वो दोनों बार ही ज़्यादा हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर कितनी परसेंटेज बढ़ी है। यहाँ पर हमारा इसे अगर हम माइनस करेंगे तो 13 में से 4 जाएगा 9 और 12 में से 7 जाएगा 5, फिर 10 में से 7 3 और ये आ गया 13.59 मीन्स अप्रॉक्सीमेट 14.5 रुपये 13.5 रुपये बढ़े हैं। और अब डीजल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 3 और 5 और 1, तो यहाँ 15.30 रुपीज़ बढ़े हैं। तो मीन्स डीजल के रुपए ज़्यादा बढ़े हैं, पेट्रोल के कम। तो इसमें दे रखा है कि पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। तो हमारा बी वाला भी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है डीजल सस्ता है इसीलिए यह सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। नेक्स्ट है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए और बी वो बिल्कुल ठीक आ रहा था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में गड़बड़ी है, यहाँ पर बी एंड सी की जगह यहाँ आएगा हमारा ए एंड बी, तब आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कक्षा 5th की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम मतलब सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें आएगा कि उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों के अंतर का उन्हें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई में समस्त जीवों व भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमारा ठीक है। यह एक कार्यशील इकाई है, ये भी ठीक है। इसकी अपनी निजी उत्पादकता होती है, ये भी ठीक है। लेकिन यह एक बंद तंत्र होता है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है यूपी की राजधानी लखनऊ में, जिसको राष्ट्रीय जैविक उद्यान नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1985 में।
नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के प्रति वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1972 ईस्वी में हुई थी। जून 2014 में यूनेस्को ने हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो यह कहाँ पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में और ये 1984 ईस्वी में प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र को ग्रेट हिमालयन पार्क का दर्जा दिया गया और फिर 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो प्रश्न पूछना भी है, न्याय और समानता के प्रति चिंता इसमें क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो ये नहीं आएगा। सहयोग भी होगा और स्मरण रखना, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए उसमें क्या क्या सम्मिलित होगा? जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और इस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, क्रियाकलापों की एक स्थिरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन डी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का उद्देश्य होगा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4th के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो इसमें होगा यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो वो मिलेगा सापेक्ष स्थिति, उन्हें स्थिति के बारे में पता चलेगा और डायरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो इसमें से है नंदा देवी। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है, एक तो गढ़वाल में, कुमाऊं में और बागेश्वर जिले तक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और इसके आगे यहाँ पर हमारा राज्य, तो बताना है कि कौन सा इसमें से मैच नहीं होगा। तो सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी ठीक है, नोकरेक मेघालय में, अगस्तमलाई केरल में, लेकिन जो कंचनजंगा है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मिथाइल आइसोसाइनेट MIC के रिसाव के कारण हुई थी और यह घटना भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में हुई। मिनीमाटा व्याधि का प्रमुख कारण है, तो जो मिनीमाटा व्याधि का मिनीमाटा जो बीमारी होती है वो होती है पारे से, तो यहाँ पर आएगा पारद विषाक्तता। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो वह पौधा कौन सा होगा? तो यह पौधा है सरसों का, जिसे सब्जी की तरह भी यूज करते हैं और तेल भी निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो यहाँ पर मच्छरों वाला हमें ढूंढना है, तो ये आएगा चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, क्योंकि हैजा तो गंदे पानी वगैरह की वजह से होता है, इसमें भी हैजा दे रखा है, और इसमें मियादी बुखार। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर,
यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, वो हमें बतानी है किलोमीटर में। तो पहले 9.7 की हमें 110 में मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इस पॉइंट से तो ये 0 कट हो जाएगा, तो 97 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1067। अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1067 किलोमीटर। कांसा या ब्रॉन्ज होता है उसके बारे में कथनों का हमें अध्ययन करना है कि कौन सा सही होगा। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर के जैसा ही एक तत्व है, जबकि ये एक मिक्सचर होता है। इस भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, ये ठीक है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का यूज़ हजारों वर्ष से कर रहे हैं, ये भी ठीक है। ब्रॉन्ज से बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की लेकिन मजबूत होती हैं, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बी सी डी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो इनमें से परियोजना कार्य भी होगा, प्रोजेक्ट वर्क, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना और विचार मानचित्रण, तो ये सभी होंगे। तो आंसर होगा ए बी सी डी ऑप्शन बी। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्याओं की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है वहन क्षमता। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, बायोडायवर्सिटी में जो चेंजेस होते हैं वो भूमध्य रेखा की साइड बढ़ते जाती है। भूमध्य रेखा भी लिखा आ सकता है या फिर विषुवत रेखा। वैसिलस थूरिनजिएंसिस का यूज होता है, तो इसका यूज होता है जैविक कीटनाशक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस में जो मेन गैस होती है वो होती है मीथेन, क्योंकि 75% ये मीथेन होती है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो इनमें से बतानी है सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है, तो वो होगी शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तु की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? निर्धारण भी है, अवलोकन भी है, पूर्वानुमान भी है, लेकिन निष्कर्ष निकालना नहीं है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष तक के लिए खुला छोड़ देते हैं, ये झूम खेती में होता है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी ठीक है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये गलत है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी गलत है। और आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे जो सही होंगे वो होंगे केवल ए और बी। नेक्स्ट है राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का प्रयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि जब अलग अलग व्हीकल्स होंगे तो उनकी रुपीस भी अलग अलग होंगे। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और आरक्षण प्रक्रिया की समझ, तो इसमें मेन जो है वो है हमारे ए और सी ऑप्शन बी। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है?
तो इसमें होती है अगर एक साथ ही वो नीचे उसमें गिरावट हो जाएगी अचानक से, तो उससे पता चलेगा कि वहाँ पर तूफान आने वाला है। तो जो बैरोमीटर में भरा हुआ मरकरी होता है पारा, उसमें अचानक गिरावट से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर आंधी या तूफान का मौसम होने वाला है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।